हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जिसमें हम 2020 का आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो आज के सेशन में भी वही करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करेंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए 2020 का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। केमिस्ट्री में जो जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ पर, कि अगर यही प्रश्न आपके इस एग्जाम में आता है तो किस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। ओके, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प हैं। पहला प्रश्न क्या था? एमसीक्यूज था, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, और उसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वही आपको छांटना होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या था? NH4OH, सेकेंड वाला। ओके, देन किसी विलयन का पीएच स्केल प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, देन वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह क्या कहलाती है? तो पता है आपको कि 7 से नीचे जब पीएच स्केल पे वैल्यू जाता है, किसी भी सोल्यूशन का पीएच मान 7 से कम होता है तो यानी वो अम्लीय है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। और अगर वो नदी के जल में पानी जाता है, वर्षा का अम्लीय जल, तो उससे क्या हो जाएगा? जो भी जीवधारी हैं उनका जीवन यापन करना कठिन हो जाता है थोड़ा। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण में दीजिए। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है बच्चे? जब 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाते हैं तो उसको आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर संयोग हो रहा है, जुड़ रही हैं चीजें। ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का देखा था, जो हाइड्रोजन से जुड़ करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और साथ ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ करके वाटर बनाती है। और अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? नाम लिखिए। तो कितने वर्गों में? 3 वर्गों में या 3 श्रेणियों में उनका विभाजन होता है। एक होती है सबसे उच्च अभिक्रियाशील धातुएं या प्रतिक्रियाशील धातुएं, उसके बाद मध्यम प्रतिक्रियाशीलता की धातुएं आती हैं, और तीसरा आपका आता है कम प्रतिक्रियाशील धातुएं। ओके, निम्न का पूरा नाम लिखिए। ओटैक और CFC। ओटैक आपको पता है ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, वही CFC आपका होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हमने सभी के लिए जान लिया था। और में क्वेश्चन आया था, क्या होता है जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करने पर मर्क्यूरी तथा ऑक्सीजन में वो टूट जाती है। ओके, और जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर जिंक अलग हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। आयरन थर्ड ऑक्साइड की एल्यूमिनियम से क्रिया होती है, और आयरन ऑक्साइड को क्या कर देता है? एल्यूमिनियम आयरन को वहां से रिप्लेस कर देगा, या हम क्या कहेंगे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा और आयरन अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शन होती है, साथ में हीट भी इवॉल्व होती है। निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोशों में लिखिए। तो कोशों में आपने बताया था एल्यूमिनियम के लिए 283, मैग्नीशियम के लिए 282 और सोडियम के लिए 281 होता है। एक्वारेजिया निर्माण में किन किन अम्लों का प्रयोग होता है तथा उनका अनुपात कितना होता है? एक्वारेजिया की एक विशेषता लिखे। एक्वारेजिया निर्माण में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है, जो कि 1:3 के अनुपात में रहते हैं। एक्वारेजिया एक पीला नारंगी फ्यूमिंग तरल है, और यह महान धातुएं नोबल गैसेज जो होती हैं, नोबल मेटल जो होते हैं आपके, सोने और प्लेटिनम को भंग कर सकता है। ओके, 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम। तो हमने क्या कहा था? सबसे राइट में वर्ग 18, जिसे हम कहते हैं शून्य वर्ग भी कहा जाता है, उसमें जो 6 तत्व पाए जाते हैं उनको उत्कृष्ट गैसें, अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अभिक्रियाशील नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका अष्टक पूरा होता है, इस वजह से वो अभिक्रिया नहीं करती हैं। चूंकि अभिक्रिया नहीं कर रही हैं तो उनको अक्रिय या निष्क्रिय गैसें कहा जाता है। तो उसमें क्या क्या आते हैं आपके? हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन।
ठीक है, ये 6 तत्व आते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। प्रश्न में 2 के नाम पूछे तो कोई भी 2 के नाम आप लिख सकते हैं इनमें से। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने में कौन सा मापदंड अपनाया था? तो उन्होंने परमाणु भार को क्या माना था कि उसी के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर उसके जो भी रासायनिक और भौतिक गुणधर्म है वो आवर्ती फलन होते हैं, और उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण दिया था। ओके, प्रश्न है एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? चलिए नोट करिए। तो बच्चे, किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 2n², ठीक है। जहां n क्या होता है, कोश की संख्या। तो यहाँ पर आप बताते हैं जैसे k के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्यों? क्योंकि ये पहले नंबर की कोश है, ये न्यूक्लियस हो गया, इससे पहली कोश कौन सी होगी k, फिर आएगी l, फिर आएगी आपकी m, फिर n, o, इस प्रकार के से कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये k हो गई, ये l, m, n, o, ठीक है। तो k के लिए n की वैल्यू 1, क्यों? क्योंकि पहले नंबर की कोश है। l के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। m के लिए कितनी हो जाएगी, 3, n के लिए 4, 5। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आप n की वैल्यू लगा करके 2n² की वैल्यू, यानी कि उस पर्टिकुलर को उस शेल में, कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें पूछा गया है L कोश में, तो 2n² से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है, यानी कि मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा एटम है, कौन सा एलिमेंट है, कितना उसका परमाणु का क्रमांक है, कितने उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसके आधार पर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को कोशों में वितरित करते हैं, ठीक है ना। तो L में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर 2n², ठीक है। L के लिए n की वैल्यू कितना है बच्चे, 2 है, ये है। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ओके। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4, 8, ओके। यानी L में, यानी कि L कोश में आप लिख सकते हो, या कोश L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, रह सकते हैं, या पाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से। इसी प्रकार से आप किसको अगर m के लिए पूछा जाएगा तो आप वो लिख लेंगे, n के लिए पूछा जाएगा तो वो लिख लेंगे। m के लिए क्या हो जाएगा फिर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 2 18। तो n के लिए कितनी हो गई, देखो k के लिए तो 2n² की वैल्यू से 2 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 2,
एल के लिए आपने 8 बोल ही दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम के लिए कितना हो गया, 9 इंटू 2 18। इसके बाद आपका एन के लिए, एन जो कोश है उस कोश के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें रह सकते हैं वो कितने होंगे। स्मॉल एन की वैल्यू आपने 4 लिख ली क्योंकि चौथे नंबर की शेल है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू 2 32। ओ में 5 इंटू 5 यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50। तो इस प्रकार जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल की बढ़ रहे हैं यानी कि ज्यादा शेल आ रहे हैं वैसे वैसे उनके इलेक्ट्रॉनों को रखने की क्षमता भी बढ़ रही है। लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ा है कि बाह्यतम कोश में हमें 8 ही रखने होते हैं ताकि उसको एक स्थायी विन्यास ग्रहण हो सके, एटम स्टेबिलिटी को ग्रहण कर पाए। तो हमें क्या करना होता है, 50 हम अंदर की ऑर्बिट में रख सकते हैं। लेकिन अगर बात आएगी ओ में, जैसे यहाँ पर ओ आपकी सबसे बाह्यतम कोश है, अगर सबसे बाह्यतम कोश ओ ही हो किसी भी एटम के लिए तो वहां पर ओ में आप 50 नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बाह्यतम कोश है इस टाइम पे, और बाह्यतम कोश में आप कितने रखेंगे, 8 रखेंगे या 8 से कम रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे आप। ओके, चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम इथॉक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो क्या क्या चीजें, एक तो सोडियम है, इथो ऑक्साइड है, तो इथो इथ का मतलब क्या है, 2 कार्बन होंगे, ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन भी होगा, तो CH3CH2ON। ये क्या होता है आपका सोडियम इथो ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला। और C2H5ONA क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कुछ केमिकल फॉर्मूले और लिख लीजिए। वाटर का सबको पता ही है, H2O होता है। सॉल्ट की बात होगी, टेबल सॉल्ट की बात होगी तो सोडियम क्लोराइड आएगा, NaCl। ग्लूकोज आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, C6H12O6। विनेगर जिसको एसिटिक एसिड कहा जाता है, CH3
COOH या इथेनोइक एसिड भी इसे कहा जाता है। ओके, रस्ट यानी कि जंग जिसे कहते हो आप, आयरन का ऑक्साइड होता है Fe2O3। ओके, नेल पॉलिश रिमूवर, एसीटोन होता है उसमें, ठीक है ना। C3H6O या क्या आएगा, CS3CO, एगशेल, कैल्शियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा Na2CO3, सैंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है SiO2, चलिए नोट करिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2, जिप्सम सेम होता है, बस H2O के 2 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, बेकिंग सोडा, NaHCO3। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज हैं
कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के, इनको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि आपका एक ना एक क्वेश्चन आता ही है जहां पर वो आपको केमिकल फॉर्मूले पूछता है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जितने भी आपके जो भी चैप्टर हैं उनके अंतर्गत जितने भी आपके कंपाउंड्स आ रहे हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, और साथ ही साथ उनके केमिकल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ओके, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। दोनों के एक एक उदाहरण भी दीजिए, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी से समझ रहे हैं ऊष्मा का क्या हो रहा है वहां पर, शोषण मतलब यानी वहां पर ऊष्मा चाहिए, उस जितना भी वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको कराने के लिए क्या चाहिए, रिएक्शन चाहिए। एंडो और एक्सो, एक्सो मतलब बाहर को निकल रही है ऊष्मा, और एंडो यानी कि ऊष्मा चाहिए रिएक्शन को कराने के लिए। ओके, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, जैसे आप किसकी बात करते हो, कंबशन की बात करते हैं। जब कंबशन की प्रक्रिया होती है उसके बाद हीट इवॉल्व होती है, दहन की प्रक्रिया के बाद जब आग जलती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, कभी कभी आपने देखा होगा किसी अभिक्रिया को कराने के लिए हमें पहले ही हीट देनी पड़ रही है तब जाके वो अभिक्रिया होती है, तो उनको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ओके, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, सपोज आपने एक बीकर में दो केमिकल मिलाए और फिर आपने देखा कि बाद में जब दोनों केमिकल को मिला दिया अभिक्रिया हुई तो वो बीकर गर्म हो गया, यानी कि वहां पर क्या हुई, आपने हीट नहीं दी, ना ही आपने उस बीकर को एक्स्ट्रा किसी टेम्परेचर पे रखा या फिर आपने बर्नर के ऊपर रखा, लेकिन फिर भी बीकर गर्म हो गया। तो वो किसके कारण, क्योंकि वहां पर जब अभिक्रिया हुई उसके बाद हीट इवॉल्व हुई। यही आपको उदाहरण में यहाँ पर दिख रहा है कि मीथेन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में H2O बन रहा है, और साथ में क्या ऊर्जा आपकी या ऊष्मा जिसे कह रहे हैं वो उत्पन्न हो रही है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है उत्पाद के साथ उनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। सेकेंड है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि आपको अभिक्रिया को कराने के लिए हीट देनी पड़ेगी, उनको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है, या वे अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है 2PbNO3 होल टॉइस, जो एक सॉलिड है उसको हीट दी जा रही है, ऊष्मा दी जा रही है, तब वो यहाँ पर तीन कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, लेड का ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ पर अलग हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जहां पर आपको उत्पाद के साथ ऊष्मा मिल रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है अभिक्रिया में। ठीक है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं जहां पर आपको अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ रही है या वहां पर हीट कंज्यूम हो रही है अभिक्रिया कराने के लिए, तो उनको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाएगा। दोनों के एग्जाम्पल भी यहाँ पर हैं, अब आप नोट करेंगे। तो इस प्रकार से ये भी अभिक्रिया के प्रकार पूछा जा सकता है, कभी भी हो सकता है क्वेश्चन में सिर्फ एग्जाम्पल दे दे आपको, ये उदाहरण दे दिया, इसी से आपको समझना है कि ये ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। तो आपको पता है प्रोडक्ट में ऊर्जा आ रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो ऊष्माक्षेपी है। इस प्रकार की अभिक्रिया दे देगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एरो के ऊपर हीट लिखा गया है, यानी कि अभिक्रिया को कराने के लिए हीट दी जा रही है, ऊष्मा दी जा रही है। तो ये कैसी हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। निम्न के रासायनिक सूत्र एवं एक उपयोग लिखिए। तो क्या क्या है, एक है धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा जिसे कहा जाता है, धावन सोडा भी कहा जाता है, और दूसरा है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा भी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के रासायनिक सूत्र बताने हैं, रासायनिक सूत्र, और दूसरा क्या है, उपयोग। तो धोने का सोडा Na2CO3 जिसे कहा जाता है, इसका उपयोग आप लिख लेंगे।
साफ सफाई में किया जाता है, इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। ओके, दूसरा है आपका बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, ठीक है, और बेक करने में भी यूज होता है, यानी जो बेकिंग वाले प्रोडक्ट बनते हैं उनमें। तो एक एक उपयोग आपने लिखने थे। चलिए, धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए। तो धातु और अधातु में आपको बहुत सारे अंतर पता है। तत्वों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, धातु, अधातु और उपधातु में। और यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे आपके अंतर हैं, इनमें सिर्फ 2 ही आपको लिखने हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, कुचालक होती हैं, उनमें चालन ही नहीं होता है, ना ही हीट का ना ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी का। सेकंड क्या है, धातु अघात वर्धनीय होती हैं, यानी उन्हें पीट पीट कर उनका आकार बदला जा सकता है, पतली शीट उनकी बनाई जा सकती है। वहीं अधातुओं में अघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता, बल्कि वो कैसी होती हैं, वो भंगुर होती है। धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें तार में खींचा जा सकता है, जबकि अधातुएं कैसी होती हैं, तन्य नहीं होती हैं, उनकी तार नहीं बनाई जा सकती है। इसके अलावा धातुएं ध्वनिक होती हैं, यानी उनमें एक अलग साउंड प्रोड्यूस करने की क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टी होती है उनकी, और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है। जबकि अणुओं के बीच में उच्च आकर्षण के कारण धातुओं में उच्च तन्यता ताकत होती है, अधातुओं में ये आकर्षण नहीं होता है। धातुओं का घनत्व भी अधिक होता है, जबकि अधातुओं का घनत्व कम होता है। धातु में उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं, जबकि अधातुओं के गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारक ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अम्लीय प्रकार के बनते हैं। ओके, चलिए, तो 2 ही आपको अंतर लिखने थे। इतने सारे अंतर आपने समझ लिए हैं, इनमें से कोई भी 2 अंतर आप लिख सकते हैं, कितने भी पूछे जाएंगे तो वो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने 2020 का जो प्रश्न पत्र है उसके कुछ और केमिस्ट्री के प्रश्नों को हल किया है। तो जितने भी प्रश्न आपके 2020 में केमिस्ट्री के चैप्टर से आए थे वो हमने सभी हल कर लिए हैं, और साथ ही उससे क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेटेड वो भी हमने देखे हैं यहाँ पर। इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, और आपके मन में कोई प्रश्न होगा, डाउट होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।